डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम में सबसे पहले अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो असिम्प्टोटिक नोटेशंस में आती है। हम ये बिग ओ, बिग थीटा, बिग ओमेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज इतनी आसानी से समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से डीएसए हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लग जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये असिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हैं, कैसे इनके इस्तेमाल से हम अलग अलग एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, लॉगरिदम्स, ग्राफ्स और फंक्शंस को यूज करके कैसे हम इनको डिनोट करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनकी मदद से आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की समझ एकदम क्लियर हो जाए। तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आप चेक करते हो कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस आपके पास हैं, जैसे कि आप ट्रेन से जा सकते हो, फ्लाइट से जा सकते हो, कार, बाइक और वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट चल के जा सकते हो। अब पैसे का पैरामीटर अगर आप बाजू में रखकर सिर्फ टाइम के बेसिस पे डिसीजन लोगे, तो आप सबसे फास्टेस्ट यानी कि फ्लाइट को चूज करोगे। बस कुछ आपने ये डिसीजन लिया कि गिवन कंडीशन पे दैट इज टाइम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन मोड सबसे फास्टेस्ट होगा, वैसे ही टू अचीव अ सर्टेन टास्क कौन सा एल्गोरिदम सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा, ये मेजर करने के लिए हमें असिम्प्टोटिक नोटेशंस मदद करती है। तो चलिए इसी चीज को एक प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जो प्रोग्राम आप इस वक्त पे स्क्रीन पे देख रहे हो, वो n नेचुरल नंबर्स तक यानी कि इनपुट किए गए नंबर्स तक आपको सम प्रिंट करके देगा। नोट दैट कि हम यहाँ पे इस प्रोग्राम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है, यानी कि ये कंपाइलर द्वारा ये पूरा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा और ना कि इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो चलिए इस प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन समझते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि ये प्रोग्राम कितना टाइम लेगा। तो फर्स्ट लाइन को हम देखेंगे अगर, तो इंट आई एन सम इज इक्वल्स टू 0, ये पूरी स्टेटमेंट जो है वो कंपाइलर के द्वारा एक ही बार रन होगी, एक से ज़्यादा बार ये रन नहीं होने वाली, इसीलिए मैं इसको 1 यूनिट ऑफ टाइम डिक्लेयर करूंगा। सेकेंड स्टेटमेंट है स्कैनफ स्टेटमेंट, जो इनपुट लेगी और n वेरिएबल में स्टोर करेगी, और ये भी एक कांस्टेंट टाइम दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेने वाली है। अब आते हैं फॉर लूप की ओर। इस फॉर लूप में एक काउंटर वेरिएबल i डिक्लेयर किया गया है, जो 1 से लेके n नंबर तक यानी कि इनपुट किए गए नंबर तक ये पूरा लूप रन करेगा। मतलब अगर 5 अगर हमने यहाँ पे इनपुट किया, तो ये पूरा लूप यानी कि सम इज इक्वल्स टू सम प्लस i, ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो 5 बार रन होगा। एज ये लूप n टाइम्स रन हो रहा है, तो हम इसको n यूनिट्स ऑफ टाइम देंगे। रही बात printf और रिटर्न स्टेटमेंट की, ये भी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेंगे, दैट इज 1 यूनिट ऑफ टाइम एंड 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो हमने ये समझ लिया कि इस प्रोग्राम में हर एक लाइन कितना टाइम ले रही है। अगर इस प्रोग्राम का टोटल टाइम निकालना हो, तो हमें हर एक स्टेटमेंट के टाइमिंग्स को ऐड करना होगा, विच लीड्स टू n+4। मतलब अगर हमें इस प्रोग्राम की टाइमिंग को एक फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना हो, तो हम लिखेंगे n+4। एक कंपाइलर को एक फॉर्मूला के वे में अगर रिप्रेजेंट करना होगा ये, तो n+4 ये टाइमिंग ले रहा है। बिग ओ क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो हम आगे देखेंगे, पर फिलहाल के लिए ये समझ लीजिए कि पूरा प्रोग्राम n+4 यूनिट का टाइम ले रहा है। अब क्या हुआ, आपने ये पूरा प्रोग्राम ले लिया, आपने इसकी टाइमिंग देख ली कि इसकी n+4 टाइमिंग होने वाली है, तो उसी वक्त पे आपका दोस्त आ गया। आपके दोस्त ने कहा कि ये पूरा प्रोग्राम जो n+4 टाइमिंग ले रहा है, मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करके एक अच्छा प्रोग्राम बना सकता हूँ। तो उसने एक एल्गोरिदम बनाया जो n नेचुरल नंबर्स तक सम जरूर प्रिंट करके देगा, पर यहाँ पे उसने लूप्स को यूज नहीं किया, और उसने एक फॉर्मूला बनाया n इंटू एन प्लस 1/2। अगर आप इसको भी लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करोगे, तो पहली लाइन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी, सेकेंड लाइन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी, थर्ड लाइन 1 यूनिट ऑफ टाइम लेगी, और लास्ट लाइन भी 1 यूनिट ऑफ टाइम ही लेगी। विच कोलैबोरेटिवली इस पूरे प्रोग्राम की टाइमिंग अगर पूछोगे, तो ये हो जाएगी कांस्टेंट टाइम दैट इज 4। तो स्पेसिफिकली अगर हम एल्गोरिदम 1 और एल्गोरिदम 2 को देखेंगे, तो ये दोनों प्रोग्राम्स और दोनों एल्गोरिदम्स एक ही रिजल्ट्स देने वाले हैं, पर दोनों की टाइमिंग अलग अलग होगी। और अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो, तो एल्गोरिदम 1 जो हमने बनाया था वो इनपुट साइज पे डिपेंडेंट था। मतलब अगर 1000 इनपुट होगा यहाँ पे, तो ये लूप 1000 बार रन होगा। तो अगर हम एल्गोरिदम 2 में जाए और n में 1000 इनपुट दे देंगे, तो फिर भी ये प्रिंटफ वाली जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने ये फॉर्मूला बनाया है, वो 1000 बार रिपीट नहीं होगा जैसे यहाँ पे रिपीट हो रहा था। इसकी वजह से एल्गोरिदम 2 की टाइमिंग एल्गोरिदम 1 से बेहतर होगी, और एल्गोरिदम 2 बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू एल्गोरिदम 1। तो अब तक आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। एक एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम 3 केसेस में डिवाइड करते हैं: बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। एज बाय नेम, वर्स्ट केस इंडिकेट करता है कि दिए गए एल्गोरिदम को कौन सा इनपुट देने पर ये ज्यादा से ज्यादा टाइम लेगा। बेस्ट केस इंडिकेट करता है कि कौन से इनपुट पे दिया गया एल्गोरिदम कम से कम टाइम लेगा, एंड एवरेज केस इज जस्ट एवरेज ऑफ बोथ द केसेस। अब आती है बात असिम्प्टोटिक नोटेशंस की। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ नोटेशन से डिनोट की जाती है।
एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा नोटेशन से डिनोट की जाती है और बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओमेगा नोटेशन से डिनोट की जाती है। एज हमारा फोकस एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बिग ओ को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्राम के साथ मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को। तो चलिए देखते हैं मोस्ट कॉमन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को। यहाँ पे मैंने 8 अलग अलग टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को डिस्कस किया है जो हर एक प्रोग्रामर को मालूम होनी चाहिए। नोट दैट जो बिग ओ की मैथमेटिकल डेफिनेशन है जिससे हम अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं किसी भी एल्गोरिदम का, वो हम आगे देखने वाले हैं। अभी जो वे से हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने वाले हैं उस वे से एक प्रैक्टिकल अंदाज़ा आ जाएगा आपको कि बिग ओ एक्चुअली आपको कहना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली जो भी एल्गोरिदम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब हम कैलकुलेट करेंगे बाय प्रैक्टिकल वे, उसका मैथमेटिकल प्रूफ हम बिग ओ की डेफिनेशन के वक्त देखेंगे जो हम आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिग ओ ऑफ वन कांस्टेंट टाइम से। Big O of 1 means that it takes a constant time to run an algorithm regardless of the size of the input। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि regardless of the size of the input ये पूरा एल्गोरिदम कांस्टेंट टाइम लेगा। फॉर एग्जांपल ये वही एल्गोरिदम है जो आपके दोस्त ने बनाया था पिछली बार n नेचुरल नंबर्स तक सम कैलकुलेट करने के लिए। उस वक्त हमने डिस्कस भी किया था कि कोई भी इनपुट अगर इस एल्गोरिदम में हो फिर भी वो एक कांस्टेंट टाइम ही लेने वाला है। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द इनपुट इट इज़ गोइंग टू टेक द कांस्टेंट टाइम। अगर इसकी कैलकुलेशन आप करोगे तो इसकी कैलकुलेशन भी 4 यूनिट्स ऑफ टाइम ही होगी विच इज़ कांस्टेंट। इसमें कोई भी इनपुट चला जाए वो 4 यूनिट्स ऑफ टाइम ही लेने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लीनियर टाइम क्या होता है, बिग ओ ऑफ एन। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि जब भी हम किसी भी एल्गोरिदम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तब हम उस प्रोग्राम का सबसे ज़्यादा वक्त लेने वाला हिस्से को कंसिडर करते हैं और कांस्टेंट पार्ट्स को हम इग्नोर करते हैं। अगर इसको रियल लाइफ एग्जांपल से अगर डिस्कस करना हो कि सपोज अगर आप कार लेने जा रहे हो और एक साइकिल लेने जा रहे हो, दोनों एक साथ ही लेने जा रहे हो, ऐसा तो कभी होता नहीं है पर फिर भी दोनों एक साथ लेने जा रहे हो, दोस्त बीच में मिल जाता है और आपको पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो आप कहते हो कि एक कार लेने जा रहा हूँ, ना कि आप कहते हो कि मैं कार और एक साइकिल लेने जा रहा हूँ। तो आपने बेसिकली यही किया कि आप एक लार्जर एंटिटी को कंसिडरेशन में ले रहे हो और स्मॉलर एंटिटीज़ को इग्नोर कर रहे हो। वही चीज़ हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने में कंसिडर करते हैं। तो आइए समझते हैं बिग O ऑफ n को। बिग O ऑफ n मीन्स दैट द रन टाइम इंक्रीजेस एज द सेम पेज एज द इनपुट। यहाँ पे लीनियरली मतलब जैसे इनपुट होगा वैसे ही रन टाइम इसका बढ़ता चला जाएगा। फर्स्ट लाइन इस प्रोग्राम की कांस्टेंट लाइन लेने वाली है, सेकंड लाइन कांस्टेंट टाइम लेने वाली है। ये n टाइम्स रन होने वाला है क्योंकि n इनपुट साइज है इसका एंड इनपुट साइज पे डिपेंड होता है लीनियर टाइम। और printf और रिटर्न 0 भी कांस्टेंट टाइम लेने वाली है। तो अगर मुझे इस प्रोग्राम को बिग O के रिप्रेजेंटेशन में लिखना है तो मैं उसको बिग O ऑफ n+4 नहीं लिखूंगा क्योंकि हमें स्मॉलर एंटिटीज़ को यानी कि स्मॉलर टाइमिंग्स को कंसिडर नहीं करना है। तो मैं इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे लिख सकता हूँ बिग O ऑफ n। हम इसी चीज़ को एक मैथमेटिकल वे से भी समझेंगे जब हम बिग O की डिफिनेशन आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए ये समझ लो कि हम लेसर एंटिटीज़ को, लेसर टाइमिंग्स को इग्नोर करते हैं और लार्जर टाइमिंग्स को कंसिडर करते हैं एज वी आर फोकस ऑन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द टाइमिंग्स ऑफ एन एल्गोरिदम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वाड्रेटिक टाइमिंग को। बिग O ऑफ n स्क्वायर मीन्स दैट द कैलकुलेशन रन्स इन क्वाड्रेटिक टाइम विच इज स्क्वायर्ड साइज ऑफ द इनपुट डेटा। अब ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर हम इस फॉर लूप की टाइमिंग देखेंगे तो वो n यूनिट्स होगी, इस फॉर लूप की टाइम देखेंगे तो वो भी n यूनिट्स होगी। तो हम इन n यूनिट्स ऑफ टाइम को ऐड नहीं करने वाले, हम इनको मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्योंकि एक लूप के अंदर और एक लूप है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर n की वैल्यू 3 होती तो अंदर का लूप 3 बार घूमता और ये भी 3 होता तो ये स्टेटमेंट भी 3 बार घूमती। सो 3 into 3 दैट वुड बी 9। So therefore we are multiplying this, not adding this। तो चलिए पॉलिनोमियल टाइम को समझते हैं। पॉलिनोमियल टाइम और क्वाड्रेटिक टाइम बहुत सिमिलर होता है। हमें मैथमेटिक्स में मालूम होगा कि पॉलिनोमियल का मतलब होता है मोर देन 2 टर्म्स। सो बेसिकली यहाँ पे n⁻⁴ है, यहाँ पे c जो है वो एक कांस्टेंट है। तो ये हो सकता है कि ये n⁻³ हो, n⁻⁴ हो एंड सो ऑन। अगर एग्जांपल के साथ देखेंगे तो ये n यूनिट्स ऑफ टाइम लेगा, ये n यूनिट्स ऑफ टाइम लेगा और ये n यूनिट्स ऑफ टाइम लेगा और ये कंप्लीट प्रोग्राम n³ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, दैट इज बिग O ऑफ n³। जब भी n³ n⁻⁴ n⁻⁵ ऐसे अगर हम कहते हैं तो इसको पॉलिनोमियल टाइम कहा जाता है, दैट इज दिस एल्गोरिदम रन्स एट अ पॉलिनोमियल टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लॉगरिदमिक टाइम को। लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझने से पहले ये जान लेते हैं कि एक मैथमेटिक्स में लॉगरिदम होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, इसको प्रोनाउंस करते हैं log 8 to the base 2 is equals to 3।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि कौन से पावर ऑफ 2 पे मुझे 8 आंसर मिलेगा, विच मीन्स what raised to 2 is going to give me 8, or in simple words, how many times 2 has been multiplied to get 8? 2 has been multiplied 3 times to get 8. 2 raised to 3 is 8. So basically log 8 to the base 2 is equals to 3. ये समझते हैं इस मैथमेटिकल टर्म को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कैसे यूज किया जाता है. Big O of log n means that the running time grows in proportion to the logarithm of the input size, meaning that the runtime barely increases as you exponentially increase the input. Logarithmic time complexity is usually applied to algorithms that divide the problem in half or fractions every time. क्या कहा जा रहा है? Logarithmic time complexity उन algorithms पे अप्लाई होती है जो algorithms प्रॉब्लम्स को हाफ में डिवाइड करते हैं. चलो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से. एग्जाम्पल के बाद ही आपको ये समझ में आएगा. यहाँ पे एक फॉर लूप दिया गया है जिसमें हमारा काउंटर वेरिएबल i 1 से लेके n नंबर तक ये लूप को रन करेगा. बट हियर इज द कैच. यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है i इज इक्वल्स टू i इंटू 2, ये हमारी यूजुअल कंडीशन से अलग है. हम यूजुअली i को 1 से इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पे i प्लस प्लस से, पर यहाँ पे i को मल्टीप्लाई किया जा रहा है हर बार 2 से. तो चलिए एक एक इटरेशन को काउंट करते हैं जिससे कि हमें ये पूरा स्टेटमेंट समझ में आ जाए. इटरेशन 1 जिसको मैंने IT1 लिखा है यहाँ पे, जब i की वैल्यू 1 होगी तब वो 2 रेज़ टू 0 मतलब 1 आउटपुट ही देने वाला है. पहले इटरेशन में i की वैल्यू 1 ही रहने वाली है. यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट होगा वहाँ पे i की वैल्यू 1 ही रहने वाली है. तो जब वो इटरेशन 2 में जाएगा तब i की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, विच इज़ इक्वल्स टू 2 रेज़ टू 1. 2 रेज़ टू 1 इज इक्वल्स टू 2. तो अगर हम इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये दिख रहा है जिस भी इटरेशन में हम हैं उसकी पावर 1 से कम है. तो जब मैं लास्ट इटरेशन पे जाऊंगा, दैट इज़ द केथ इटरेशन मैंने लास्ट इटरेशन को नेमिंग दी है. जब i की वैल्यू n हो जाएगी, जो स्टेटमेंट का आउटपुट होगा दैट विल लीड टू 2 रेज़ टू k माइनस 1. इसके लास्ट इटरेशन को सॉल्व करके देखते हैं जिससे कि हमें इसकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी. वी नो दैट n इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू k माइनस 1, मतलब nth इटरेशन पे वैल्यू जो होगी वो 2 रेज़ टू k माइनस 1 के बराबर होगी. तो अगर मैंने दोनों बाजू में अगर log ले लिया, दैट वुड बी log n टू द बेस 2 एंड log 2 रेज़ टू k माइनस 1 टू द बेस 2, तो मुझे इस तरीके की एक इक्वेशन मिलनी चाहिए. तो इसके बाद बेसिक सिंप्लीफिकेशंस करेंगे तो log 2 रेज़ टू k माइनस 1 टू द बेस 2 बन जाएगा k माइनस 1, 2 हट जाएगा यहाँ से, और इज इक्वल्स टू log n टू द बेस 2 सेम रहेगा. अगर k के लिए हम सॉल्व करेंगे तो हमें k इज इक्वल्स टू log n टू द बेस 2 प्लस 1 मिलेगा, विच इज इक्वल्स टू log n. हमें इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी मिल गई log n. हमने लेसर टर्म को इग्नोर कर दिया और इसकी जो एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो log n मिल जाएगी. आई नो इस एग्जाम्पल से आपको ये आइडिया क्लियर नहीं हुआ होगा, तो और एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में मैंने n की वैल्यू 32 दे दी और स्टेटमेंट की जगह मैंने हेलो दे दिया. हमें ये जानना है कि इस कंडीशन पे, कंडीशन तो सेम है i इज इक्वल्स टू i इंटू 2, इस कंडीशन पे ये हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट होने वाला है. तो हमने जो फॉर्मूला बनाया उसमें हम अपने अपने वैल्यूज डाल देते हैं. k इज इक्वल्स टू log n बेस 2 प्लस 1, फिर n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं log 32 टू द बेस 2 प्लस 1. log 32 टू द बेस 2 इज 5. अगर 2 रेज़ टू 5 करोगे आप तो हमें 32 मिलने वाला है. सो log 32 टू द बेस 2 इज 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6. तो अगर आपने ये प्रोग्राम रन कर दिया तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो हेलो वर्ल्ड है ये 6 बार रिपीट होने वाला है, 6 बार प्रिंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लूप है वो 6 बार घूमने वाला है. अब इस एग्जाम्पल से ये तो समझ आता है कि जो इनपुट की गई वैल्यू है 32, उतनी बार तो ये लूप नहीं घूम रहा. मतलब ये है कि लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो फास्ट काम करती है लीनियर टाइम से. ये आपको पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से फास्ट होती है. एंड इट ऑल्सो जस्टिफाइज द डेफिनेशन कि लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली अप्लाई टू एल्गोरिदम दैट डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू हाफ फ्रैक्शंस एवरी टाइम. ये इस प्रॉब्लम से प्रूव हो जाता है कि इस प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया गया इस कंडीशन की वजह से, एंड दैट्स व्हाई वी गेट सम लॉगरिदमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तो चलिए आगे देखते हैं बिग O ऑफ n log n, दैट इज लीनियर लॉगरिदमिक टाइम. लीनियर लॉगरिदमिक टाइम को अगर सिर्फ दिमाग में रखना है, सिर्फ ये दिमाग में रखो कि सिर्फ एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोग्राम में बिग O ऑफ n होने वाली है और एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n होने वाली है. अंडरस्टैंड करते हैं इसको. Any algorithm that repeatedly divides a set of data in half and then processes those half independently with a sub-algorithm that has a time complexity of O(n)
will have an overall time complexity of n log n। तो चलो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो पहला जो लूप है वो 1 से लेके n तक रन हो रहा है, विच मीन्स n यूनिट्स ऑफ टाइम। अगर अंदर आओगे तो और एक लूप आपको मिलेगा जिसमें वो भी 1 से लेके n तक जा रहा है, पर यहाँ पे एक कंडीशन है i इज इक्वल्स टू i इंटू 2, जैसे लॉगरिथम के केस में थी। तो ये जो अंदर वाला फॉर लूप है इसकी टाइमिंग इस कंडीशन की वजह से log n होने वाली है। और अगर आप देखोगे तो ये फॉर लूप एक फॉर लूप के अंदर है, तो बेसिकली हमें n इंटू लॉग एन करना होगा, जिसकी वजह से इस एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n हो रही है। बेसिकली हमें ये डेफिनेशन वही कह रही है कि जब एक स्टेटमेंट जिसकी लॉगरिदमिक टाइमिंग है वो स्टेटमेंट एक लीनियर टाइमिंग वाले स्टेटमेंट के अंदर हो, तो ओवरऑल एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिग O of 2 raised to n, that is exponential time. Exponential running time means that the calculation performed by an algorithm doubles every time as the input grows. तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपने अगर मैथमेटिक्स में पावर सेट सुना होगा तो ये बेसिकली वही काम कर रहा है। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक सेट होता है जिसमें एक सेट के सारे सबसेट लिस्ट होते हैं और एक नल सेट भी होता है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा कि पावर सेट का भी फॉर्मूला 2 raised to n ही होता है, तो बेसिकली एक्सपोनेंशियल टाइम भी वही कह रहा है कि जो भी इनपुट होगा n वो मैं 2 raised to n कर दूंगा। तो बेसिकली 2 raised to, अगर यहाँ पे 0 इनपुट है तो 2 raised to 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 आउटपुट आया मुझे। 2 raised to 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 raised to 2 इज इक्वल्स टू 4। दैट इज हाउ एक्सपोनेंशियल टाइम इज गोइंग टू गेट कैलकुलेट। तो चलिए लास्ट टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं, दैट इज बिग O ऑफ n फैक्टोरियल, दैट इज फैक्टोरियल टाइम। Factorial in mathematics, as we know, is the product of all positive integers less than or equal to a given positive integers. तो यहाँ पे मैंने परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया है। परम्यूटेशन बेसिकली मतलब यही देता है कि कौन कौन से वेज से आप एक चीज़ को अरेंज कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हमें परम्यूटेशन ए के निकालने हो तो मुझे एक ही कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। ए बी का निकालना हो तो 2 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, ए बी और बी ए। और ए बी सी का निकालना हो तो मुझे 6 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो ये 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6, और ये 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 दैट इज 2, एंड ये 1 फैक्टोरियल है दैट इज 1। सो बेसिकली फैक्टोरियल टाइम और परम्यूटेशन ऑफ स्ट्रिंग इज सिमिलर, दैट्स व्हाई आई टुक दिस एग्जांपल। एक्चुअली में फैक्टोरियल टाइम और एक्सपोनेंशियल टाइम्स के बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स होते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो में ये कवर नहीं कर पाऊंगा, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये परम्यूटेशन का एग्जाम्पल लिया। सो बेसिकली बिग O ऑफ n फैक्टोरियल हमें ये कह रहा है कि जो भी इनपुट दोगे मैं उसका फैक्टोरियल टाइम जो भी निकलने वाला है उतना टाइम लूंगा। बेसिकली अगर मैं n फैक्टोरियल की वैल्यू 5 दे दूं या फिर सपोज मैं a b c d e कर दूं तो यहाँ पे मुझे 120 कॉम्बिनेशंस मिलने वाले इनके। दैट इज हाउ फैक्टोरियल टाइम इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ तक हमने ये 8 अलग अलग तरीके के टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को समझा। अब इनकी क्रोनोलॉजी समझते हैं और देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम किससे बेहतर है। जो ग्राफ आप अभी इस वक्त पे देख रहे हो वो बेसिकली अलग अलग टाइप के अभी हमने देखे हुए टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को टाइमिंग के बेसिस पे कंपेयर करता है कि कौन सा टाइमिंग सबसे कम ले रहा है और कौन सा सबसे ज़्यादा ले रहा है। आप देख सकते हो कि बिग O ऑफ n फैक्टोरियल सबसे ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेने वाला नोटेशन है और सबसे कम टाइम लेने वाला बिग O ऑफ log n और बिग O ऑफ कॉन्स्टेंट टाइम है। तो बेसिकली जो भी एल्गोरिदम बिग O ऑफ log n या फिर बिग O ऑफ 1 टाइम ले रहा है वो सबसे अच्छा होगा, उसको हमें चूज करना चाहिए। ये एक उद्देश्य होता है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का कि आपको एक यूनिट दे, मेजर दे, जिससे कि आप अलग अलग एल्गोरिदम्स को रिप्रेजेंट कर पाओ स्पेस के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे, और कंपेयर करके सबसे बेस्ट वाला एल्गोरिदम चूज करो जिससे कि आपका प्रोग्राम एफिशिएंटली रन हो। तो अब तक के एल्गोरिदम्स में हमने अलग अलग टाइप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखी और इन सब में एक पार्ट प्रोमिनेंट था, वो था इनपुट साइज। हमने देखा कि जैसे जैसे इनपुट साइज बढ़ता गया वैसे वैसे एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो के मैथमेटिकल पार्ट पे, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बिग O। आइए देखते हैं कि बिग O की डेफिनेशन हमें क्या कहना चाहती है। बिग O की डेफिनेशन देखने से पहले हम इस नोट को पढ़ते हैं। वी नो दैट द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट। Then, if the size of the input is n, then f of n is the function of n denoting the time complexity. तो ये बेसिकली नोट हमें ये कह रहा है कि आपका रनिंग टाइम ऑफ द एल्गोरिदम, जो रन टाइम है हमारा एल्गोरिदम का, वो साइज ऑफ द इनपुट पे अगर डिपेंडेंट है, विच इज़ यस, फिर हमें उस साइज ऑफ द इनपुट को n से रिप्रेजेंट किया है तो फंक्शन f ऑफ n होगा, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को डिनोट करेगा। बस इतना ही है ये।
तो अब एक फंक्शन क्या होता है? मैथमेटिक्स में एक फंक्शन बेसिकली एक मशीन की तरह कंसिडर कर लो, जो एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर करके एक फंक्शन है, तो बेसिकली वो जो भी इनपुट लेगा उसका वो स्क्वायर करके आउटपुट दे देगा। बस इतना ही काम है। उसी तरीके से यहाँ पे कहा गया है कि आपका साइज ऑफ इनपुट अगर n है तो हमें f ऑफ n करके एक फंक्शन लेना होगा, जहाँ पे हमें अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर रनिंग टाइम वैसे रिप्रेजेंट करनी होगी। चलिए बिग ओ की डेफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। इफ f of n and g of n are two functions, then f of n is equals to big O of g of n if there exist constant c and n naught such that f of n is less than or equal to c of g of n for all n greater than n naught। बेसिकली हमें ये डेफिनेशन कह रही है कि f of n पे अगर अपर बाउंड ढूंढना हो, अपर बाउंड मतलब अपर लिमिट, मतलब एक एल्गोरिदम है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लेगा, इसको अपर बाउंड कहते हैं। अगर वो हमें ढूंढना हो देन वी हैव टू अज्यूम अ फंक्शन कॉल्ड g ऑफ n, और वो हमें देखना होगा कि वो अज्यूमशन जो किया गया है हमारा वो सही है क्या नहीं। वो कब सही होगा? जब वहाँ पे c एंड n नॉट जैसे दो कांस्टेंट हो, दो कांस्टेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हो जो ये एक्सप्रेशन जो है f ऑफ n लेस देन इक्वल टू c g ऑफ n सेटिस्फाई करते हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन n नॉट। बेसिकली हमें ये जस्टिफाई करना है कि f ऑफ n डज नॉट गो अबाउ g ऑफ n। आई नो आपको ये पूरा आइडिया क्लियर नहीं हुआ होगा, तो चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है f ऑफ n इज इक्वल्स टू n। अज्यूम कर लो यहाँ पे कोई एक एल्गोरिदम है जिसकी टाइमिंग n यूनिट्स आ रही है, जो n यूनिट्स का टाइम ले रहा है। तो हमें ये देखना होगा यहाँ पे कि क्या 2n दैट इज g ऑफ n, क्या ये इसका अपर बाउंड है, क्या इस फंक्शन का, क्या इस एल्गोरिदम का ये अपर बाउंड है, मतलब क्या ये फंक्शन 2n तक ही जा सकता है। हमें ये जस्टिफाई करना है, और वो हम कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें ये कहती है कि हमें c और n नॉट कर दो ऐसे कांस्टेंट ढूंढने पड़ेंगे जिसकी मदद से ये पर्टिकुलर सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए। सो बेसिकली जो डेफिनेशन में दिया गया है वही मैंने यहाँ पे लिया, और fn की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर ली n से, और g ऑफ n की वैल्यू मैंने 2n से सब्सटीट्यूट कर ली। हमें ये देखने को मिलता है कि c इज इक्वल्स टू 1 और m नॉट इज इक्वल्स टू 1, ये दो कांस्टेंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बेसिकली ये दो कांस्टेंट इसीलिए यूज किए गए हैं क्योंकि ये 2 से कम है। अब इस इक्वेशन के सेटिस्फाई होने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि f ऑफ n इज बिग O ऑफ 2n। ऑफ कोर्स मैं ये कह सकता हूँ कि f ऑफ n इज बिग O ऑफ 2n, पर यहाँ पे मुझे कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना होगा। सो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूँ कि f ऑफ n इज इक्वल्स टू बिग O ऑफ n, मतलब ये फंक्शन जो है वो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रहा है। वैसे भी जब हमने n कंसिडर किया था तब हमको समझ में आ गया था कि ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देने वाला है, पर ये एक मैथमेटिकल प्रूफ है कि ये एक लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। कब? जब c और n नॉट दो ऐसे कांस्टेंट होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं और इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। मैंने एक फंक्शन लिया है f ऑफ n इज इक्वल्स टू 4n प्लस 3। We have to see that f of n is equals to big O of g of n। मैंने g of n n कंसिडर किया है, यहाँ पे n कंसिडर किया है, ठीक है। हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन लीनियर है। सो बेसिकली मैंने g of n को n कंसिडर किया है। सो एज पर डेफिनेशन f of n इज लेस देन और इक्वल टू c डॉट g of n। f of n की वैल्यू मैंने सब्सटीट्यूट कर ली 4n प्लस 3, और g of n की वैल्यू भी मैंने सब्सटीट्यूट कर ली n। अब हमें ये देखना है कि 4n प्लस 3 का अपर बाउंड क्या हो सकता है। हमें एक वैल्यू यहाँ पे ऐसी लेनी होगी जो इससे ऊपर होगी, जो इसकी अपर लिमिट होगी। तो अगर हमने कांस्टेंट 5 ले लिया तो 4n प्लस 3 विल बी लेस देन और इक्वल टू 5n, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे और 4n को यहाँ पे लेके जाओगे तो हमें मिलेगा 3 इज लेस देन और इक्वल टू n, which is equal to n is greater than or equal to 3. Therefore, f of n is less than or equal to c dot g of n for all n greater than 3, where c is equals to 5 and n naught is equals to 3. Therefore, f of n is equals to big O of g of n. तो f of n is equals to big O of g of n का ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है। c g of n एक अपर बाउंड है, तो ये हमेशा f of n से ऊपर ही रहने वाला है, और जैसे जैसे इनपुट साइज n जो इसका बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, और c g of n हमेशा f of n के लिए एक अपर बाउंड की तरह एक्ट करेगा। सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड असिम्प्टोटिक नोटेशंस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।